बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आँखों में हैरानी लिए अपनी बाजी को सुन रही थी, जो मुझ पर उस वक़्त वो हकीकत आश्कार कर रही थी, जिसकी वजह से वो सारे गाँव में बेइज्जत हो चुके थे। मेरे बचपन में ही मेरे वालिदैन मर चुके थे। मैंने अपना बचपन बड़ी बहन के घर गुजारा। मेरी बाजी और बहनोई दोनों ही काले रंग के थे और उनके सब बच्चे भी काली रंगत के थे। लेकिन सबसे आखिर में उनकी एक बेटी हुई जो बाकी बहन भाइयों से बहुत मुख्तलिफ थी। वो सफ़ेद रंग की गुड़िया रूई का गाला लगती थी, जो इस पूरे ख़ानदान से अलग थी। गांव वाले मजाक उड़ाते कि शायद बाजी और भाई गांव की बड़ी हवेली से किसी की बच्ची उठा लाए हैं। मेरी बाजी और भाई ने सारी ज़िंदगी किसी की बात पर उससे कोई जवाब ना दिया और हमेशा कहा कि ये हमारी ही बच्ची है, मगर उन्होंने बाकी बच्चों की निस्बत इस बच्ची को नाज़ो नाम में पाला। उसके कपड़े भी बाकी बच्चों से अच्छे होते। मेरी बहन उससे घर के काम भी नहीं करवाती थी, जिस तरह हम सब किया करते थे। मैं अक्सर हैरान रह जाती, ऐसा क्या है इस बच्ची में जो मेरी बाजी इसका इतना ख्याल रखती हैं। अगर वो मिट्टी में खेलती तो बाजी उसे फ़ौरन उठा लेती, सारा दिन ना उतारती। मेरी बाजी उस बच्ची को लेकर अक्सर हवेली में भी जाती रहती, जबकि वहाँ और बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्ची बड़ी होती गई। मैं भी शादी करके ससुराल चली गई। एक बार मैंने देखा कि मेरी बाजी बिना किसी वजह के रो रही थी, जैसे उसका कोई अपना मर गया हो। मैंने 1000 बार पूछा, मगर वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती। उसका रोना मेरे जहन में कई सवालों को उजागर कर गया था। इसी दौरान मैंने देखा कि बाजी अब अपनी उस बेटी से काफ़ी खिंची खिंची रहने लगी। कुछ वक्त और गुजर गया। एक दिन गांव में शोर मच गया और मुझे पता चला कि मेरी बहन की छोटी बेटी घर से भाग गई है। पूरा गांव थूक रहा था। सब कह रहे थे, जिस बच्ची को नाज से पाला आज वही मुंह काला करके भाग गई। मैं ये बात सुनकर दौड़ी दौड़ी बाजी के घर गई, जहाँ वो बहुत रो रही थी और ज़ारा को याद कर रही थी। भाई शकील भी शर्मिंदा से सर झुकाए खड़े थे। लेकिन मैंने एक मशकूक सी चीज़ देखी थी। मेरी बाजी और बहनोई दोनों के ही रंग उड़े हुए थे, जैसे कोई अजीब बात हो जिसे वो छुपाना चाहते हों। वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस बात ने मुझे परेशान कर दिया और मैं पूछने का इरादा करके सारा दिन बस लोगों को आता जाता देखती रही। शाम के साए ढलने लगे। जैसे ही मैं उससे पूछने लगी, मेरा शौहर मुझे लेने आ गया। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे हॉस्पिटल लेके जाना था। मैं वहाँ से आ गई कि 1-2 दिन में आके पूछूंगी, मगर किस्मत की करनी ऐसी हुई कि अगले ही दिन मेरी सास इस दुनिया से चली गई। हम उनकी तदफीन और रसूमात में लग गए। कुछ अपनी माँ जैसी सास का जाना और बाकी मेरे कंधे पर पड़ने वाली उनकी जिम्मेदारियाँ ऐसी थी कि ये बात मेरे जहन से गायब हो गई और मैं कुछ भी ना पूछ सकी। मेरी बाजी बहुत परेशान थी। बहनोई भी खामोश रहते थे। अक्सर कहीं ना कहीं रात के वक़्त वो दोनों निकल जाते। फिर एक बार मेरे शक ने अंगड़ाई ली। मुझे लगा कि शायद मेरी बाजी कुछ गलत कर रही है या उनके साथ गलत हो रहा है। दिन गुजरने के साथ साथ मेरा शक भी बढ़ गया। फिर एक दिन ज़ारा वापस आ गई, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ जो आदमी था उसे देखकर हम दंग रह गए। ये तो हमारे गांव की बड़ी हवेली के छोटे मालिक थे, जिन पर इस गांव की सब दोशीज़ाएँ मरती थीं। उन्हें देखकर इस गांव की आधी लड़कियां रुक जाया करती थीं। वो खूबसूरत दुबला नौजवान था, ऊंचा लंबा कद, सुर्ख सफ़ेद सा। वो कई दिलों की धड़कन था। लेकिन एक बात हम सबको हैरान कर रही थी, आखिर इस तरह भागकर शादी क्यों की गई। वो जितने बड़े घर से था, वो लोग एक बार भी किसी से पूछते तो वो अपनी बेटी फ़ौरन उसे दे देते। बाजी ने ज़ारा को छोटे मालिक के साथ देखकर जैसे अपना माथा पीटा था और ऊंचे ऊंचे बयान करना शुरू कर दिए। ये तूने क्या किया? तुझे सारे जहान में यही मिला था। बाजी, जो ज़ारा को देख के पहले थोड़ी मुतमईन हुई थी, अब छोटे मालिक को देखकर उसकी हालत संभलने नहीं पा रही थी। इसी तरह रोते रोते वो ज़मीन पे गिरी। ज़ारा ने बाजी को थामना चाहा, लेकिन भाई शकील ने मना कर दिया और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। सारा गांव आंखें फाड़े ये मंजर देख रहा था। हम लोग कुछ ना कर सके। हमसे गुनाह हो गया, बल्कि गुनाह कबीरा का हम इर्तिकाब कर बैठे।
बाजी यूं ही कहते कहते फिर से गनूदगी में चली गई और मेरा दिमाग वहीं अटका था। आखिर मेरी बाजी से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जिस पर वो इस तरह रो रही है। उस रात मैं अपने शोहर से इजाज़त लेकर वहीं रह गई ताकि बाजी से इस हकीकत को जान सकूं, क्योंकि मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि बाजी कुछ न कुछ ज़रूर छुपाती है। बाकी गांव वाले काफ़ी देर तक आकर बाजी का हाल अहवाल पूछते रहे और सब ने यही कहा था कि लड़की का इतना बड़ा घर है, तुम्हें तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि ऐसा दामाद मिला। तुम नाशुक्री हो रही हो। लोगों की ऐसी बातें सुन के बाजी फिर से रोने लगती और अपने सर पर हाथ मारती। फिर मैंने किसी को आने नहीं दिया, जो आता तो मैं कहती बाजी सो चुकी हैं। मैंने खुद बाजी के साथ काफ़ी बातें की। हम दोनों बहनों ने सारा दिन बातें करने में गुजारा। रात हुई तो बाजी सबसे पहले लेट गई और मैं उसे सोता हुआ देखती रही। रात का न जाने कौन सा पहर था, मैंने देखा बाजी अपनी चारपाई से उठी। मैं आंखें बंद किए लेटी रही थी। मैं बस ये देखना चाहती थी कि बाजी क्या करती हैं। बाजी ने जब देखा कि मैं सो चुकी हूँ तो कमरे में मौजूद संदूक के पास बैठी, अपने पल्लू के साथ लगी चाबी से उसे खोला। मुझे याद आया कि बाजी इस संदूक को किसी को खोलने नहीं देती थी। मैं भी बाजी की तरफ देख रही थी, लेकिन बाजी का ध्यान अब मेरी तरफ नहीं था। वो संदूक से कुछ चीज़ें निकाल रही थी। मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि बाजी ने आज तक ये संदूक नहीं खोला, शायद इसमें जेवर होगा। लेकिन जब बाजी ने चीज़ें निकालना शुरू की तो मैं देखकर हैरान रह गई। सबसे पहले वो कुछ कपड़े थे जो बहुत ही छोटे से बच्चे के थे। इसके बाद कपड़ों का साइज़ बड़ा होता गया, वो सब लड़कियों के कपड़े थे। इसके बाद बाजी ने खिलौने निकालना शुरू किए, कुछ प्लास्टिक के कुछ मिट्टी के थे। इसके बाद तस्वीरों की बारी आई। एक एक करके वहाँ काफ़ी तस्वीरें हो गई। मैंने अपने जहन पर जोर डाला तो उनमें से कुछ कपड़े ज़ारा के थे जो वो बचपन से अब तक पहनती आई थी, और कुछ खिलौने। इसके बाद बाजी ने जो तस्वीरें देखना शुरू की तो शुरू में तो वो ज़ारा की थी, लेकिन इसके बाद उनमें एक और वजूद का इजाफा हुआ था। मैं इतनी दूर नहीं बैठी थी कि शक्ल ना देख सकूं, लेकिन फिर भी वो दूसरा वजूद जो किसी बच्चे का था मेरी पहचान में ना आया। लेकिन उसकी शक्ल मेरी बाजी और भाई शकील से बहुत मिल रही थी। उसका रंग भी वैसा ही सांवला था जैसे बाजी के बाकी बच्चों का था। बाजी ने अपना दुपट्टा ज़मीन पर बिछाया और एक एक करके सारा सामान रखना शुरू किया, साथ साथ चूमती जाती और रोती जाती। फिर एक गठड़ी बना ली। इससे पहले कि वो उठती मैं फ़ौरन लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि बाजी कहाँ जाएंगी। सहन से बाहर जाकर बाजी ने वो गठड़ी ज़मीन पर रखी और इस पर मिट्टी का तेल डाला। इससे पहले कि वो सारे सामान को आग लगाती मैं फ़ौरन आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे देखकर बाजी की हवाइयाँ उड़ गईं। मैंने वो गठड़ी उठाई और बाजी को साथ लेकर अंदर चली गई। चारपाई पर बिठाया और पानी का गिलास थमाया। बाजी अब सर झुकाए बैठी थी जैसे उसका कोई राज पकड़ा गया हो। मैंने उठकर एक और बार देखा कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। जब इत्मीनान हो गया तो मैंने अपनी बहन से वो सवाल किया जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने कहा कि काफ़ी दिनों से आप मुझे अजीब सी लग रही हो, कभी एकदम रोती हो, कभी खामोश हो जाना, पहले ही बक्स से वो सब चीज़ें निकालना, उन्हें चूमना और फिर आग लगाने के लिए ले जाना, ये सब क्या है? मुझे ये सब मशकूक लग रहा है। कुछ अर्सा पहले आपका ज़हरा के साथ रवैया कुछ और था और अब उसके लिए इतने बैन, इतना रोना धोना क्यों? इस पर बाजी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो, बस ये मेरे दिमाग का फतूर है। मगर मुझे इस बात में सच्चाई मालूम ना हुई। मैंने एक अपनी बात फिर से दोहराई, लेकिन वो इनकारी हो गई। वो शायद उस बच्ची की, मैंने कहा, शायद उस बच्ची के सफ़ेद रंग की वजह से आप उसे कुछ नहीं कहती थी, जबकि बाकी काले बच्चों को उनकी ज़रा सी गलती पर इतना सख्त डांटा करती। तो मतलब ये हुआ कि बाकी औलाद से आप प्यार नहीं करती थी, या फिर शायद अपनी ही बेटी की खूबसूरती से जलती थी जो ये सब कर रही थी। इस इल्ज़ाम पर उनकी आंखें भीग गईं और उसने मेरे सामने सच के पर्दे खोलना शुरू किए। वो राज बताया जो आज तक दुनिया से छुपाए हुए थे। उसने कहना शुरू किया,
18 साल पहले मैं उम्मीद से थी। उन दिनों हम लोग बड़ी हवेली वालों के लिए काम किया करते थे। तभी मालकन के घर भी औलाद होने वाली थी। पहला बेटा तब 4 साल का था, जिसका नाम बाबर था। मुझे याद है एक बार बाबर ने मालकन से कहा था मुझे बहन चाहिए। उसका अंदाज इतना प्यारा था कि मुझे बेसाख्ता उस बच्चे पर प्यार आया। लेकिन मालकन ये सुनकर रोने लगी। बड़ी देर तक रोती रही और मैं सोचने लगी क्या बड़े लोगों को भी बच्चियों के नसीबों से डर लगता है, या शायद उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। एक रात मुझे दर्द उठा और मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। उसी रात मालकन के घर में भी एक बच्ची का जन्म हुआ। हर तरफ मुबारकबाद का शोर था, लेकिन मालकन और मालिक के चेहरे पर मुझे परेशानी की हेवले दिखाई दिए। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर ये सब क्यों। हम गरीब होकर बच्ची की पैदाइश पर खुश हैं और ये लोग दौलत वाले हैं। पहली बेटी हुई तो इतनी परेशानी क्यों। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर मुझे मालकन ने अपने कमरे में बुलाया तो मैं अपनी बच्ची को उठाए हुए वहाँ चली गई। मैं वहाँ काफ़ी अरसे से काम करती थी, लेकिन कभी मालकन के कमरे में नहीं गई थी। आज कदम रखा तो मेरी आंखें चुंधी आ गईं। ऐसी शान और शौकत तो महाराजों के घरों में होती होगी। तभी मेरी नज़र बिस्तर पे पड़ी, जहाँ बेबहा जवाहिरात पड़े थे, जैसे किसी शाही सल्तनत का ख़जाना था। मैं वो देखकर काफ़ी मरऊब हुई और ज़रा से फासले पर खड़ी हो गई। कहीं इनमें से किसी के चोरी होने का इल्ज़ाम ही मुझ पर ना लग जाए। अलबत्ता मेरी आंखें अभी भी सोने के ढेर पर थीं। तभी मालकन आगे बढ़ी और मुझे बैठने का कहा। मैं ज़मीन पे बैठ गई। मालकन ने मुझे कंधों से थामा और बिस्तर पर बिठाया और कहना शुरू किया, रज़िया, तुम मुझे अपनी औलाद दे दो। तुम अपनी बेटी मेरी गोद में डाल दो। खुदा की कसम कभी तुम्हें इसकी तरफ से मुश्किल नहीं होगी। मैं ये बात सुनकर हवास बाख्ता हो गई और गैर इरादी तौर पर मेरी गिरफ्त अपनी गोद में मौजूद बच्ची पर पड़ी, जो इस वक्त अपना अंगूठा चूस रही थी। मैंने घबराते हुए कहा था कि मालकन, आपकी तो खुद एक बच्ची है, फिर मेरी इस काली कलोटी बच्ची को आपने क्या करना है। मेरी इस बात पर मालकन फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया और कहा, क्या हुआ। वो कहने लगी, मजबूरियां नहीं देखती। मुझे मालकन की इस बात पर मैं बहुत कर्ब नज़र आया। मेरा तजस्सुस बढ़ गया। वो कहने लगी, रज़िया, मेरी बेटी ले लो, अपनी बेटी मुझे दे दो। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वो मेरे कदमों में गिर गई और मेरे पाँव पकड़ लिए। इतने बड़े महल की मालकन को अपने कदमों में गिरे देखकर मैं शशतर रह गई। मैंने फ़ौरन उसे ऊपर उठाया और उसे दिलासा दिया। मुझे नहीं मालूम था। उसने कहना शुरू किया, रज़िया, मैं तुम्हारी बेटी की शादी ऐसे जागीरदार ख़ानदान में करवाऊंगी, तुम्हारा सारा ख़ानदान रश करेगा, तुम्हारे सारे लड़कों को बाहर भिजवा दूंगी, जेवर भी सब तुम रख लो, बस मेरी बेटी के साथ अपनी बच्ची बदल लो। मैंने मालकन से एक बार फिर वजह पूछी कि मैं कैसे अपनी बच्ची को आपकी बच्ची के साथ बदल दूं, मेरा शोहर कैसे मानेगा। मेरी मजबूरी सुनकर उसने बताना शुरू किया। उसकी आवाज़ में एक दर्द था। उसने अपनी बात का आगाज़ किया, रज़िया, पगड़ियों के जुर्म में सिर्फ बेटियां ही तो चुकाती आई हैं। ये बच्ची भी एक ऐसे ही जुर्म की भीड़ चढ़ने वाली है। एक रात मालिक और मालकन किसी शादी से वापस आ रहे थे। मौसम काफ़ी ख़राब था। हर तरफ धुंध ही धुंध थी। हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। उस अंधेरे में पता नहीं एक वजूद हमारी गाड़ी के आगे आया। वो इस गांव के चौधरी की लड़की थी, जो न जाने उस वक़्त वहाँ क्यों आई थी। वो लड़की बेहद हसीन थी। चौधरी ने हमें जिरगे के सामने पेश किया। वो लोग अपनी बेटी का कत्ल माफ़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये जानबूझकर नहीं हुआ था। इसलिए फांसी के बजाय एक अनोखी सज़ा जिरगे ने हमें सुनाई। वो ये थी कि जब हमारी बेटियां 18 साल से बड़ी हो जाएंगी तो जो उनमें से सबसे खूबसूरत बेटी होगी उसे बलि के तौर पर इस ख़ानदान को दे दिया जाएगा। वो लोग उस लड़की से अपने किसी भी लड़के का निकाह करके ले जाएंगे। आगे वो लोग जो भी करें उनकी मर्जी होगी, लेकिन बेटी वैसे ही हसीन होनी चाहिए। बदसूरत औलाद या रकम वो लोग नहीं लेंगे। और हमारी सिर्फ यही एक बेटी है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये कहकर उसने अपनी बच्ची मेरे सामने की थी।
वो बिलाशुबह चाँद का कोई टुकड़ा था, मतलब उसे ही बलि में जाना था। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा तो फ़ौरन समझ गई मालकिन क्यों मेरी औलाद मांग रही थी। मेरी बेटी का रंग भी काला था जैसे बाकी बच्चों का था, इसके नकुश भी बहुत आम से थे। मेरे सामने वो सब आसाइशें थी जो मालकिन ने मुझे देने का वादा किया था। मैं अपने मुस्तकबिल में खो गई और मैंने बच्चियां बदलने पर हामी भर ली। मालकिन का चेहरा ऐसे खिला था जैसे किसी ने इसे ज़िंदगी का परवाना थमा दिया हो। मालकिन ने मेरी झोली को ज़ेवरात से भर दिया था और मैंने अपनी बच्ची को उसकी झोली में डाल दिया। उसने अपनी बच्ची को मुझे दे दिया। वो बच्ची बहुत नाजुक थी। वो कहने लगी, तुम कभी कभार इसे ले आया करना, इस तरह हम अपनी औलाद को देख लिया करेंगे। लेकिन हम अपनी बच्चियों को ये नहीं बताएंगे, जब इनकी शादियाँ हो जाएंगी तब हकीकत बताएंगे। मालकिन की इस बात से भला मुझे क्या मसला हो सकता था। मैंने हाँ कर दी और जैसे तैसे अपने शौहर को भी मना लिया। इस तरह एक शहजादी हम गरीबों की कटिया में पलने लगी और हमारी बेटी वहाँ महलों में ज़िंदगी जी रही थी। मैं अक्सर वहाँ जाकर उसे देखती और कहीं उसकी तस्वीरें और छोटे छोटे कपड़े और खिलौने छुपा के ले आती। उन्हें देखकर मुझे लगता कि मेरी औलाद यही है। ज़ारा को भी मैं अक्सर वहाँ ले जाया करती थी। वो वहाँ जाकर बाबर के साथ खेलती रहती, मैं भी खेलने देती, क्योंकि मुझे लगता था कि खून की तासीर है, दोनों में उनसियत हो गई। ऐसे ही दिन गुजर गए, हमारी बच्चियाँ बड़ी होती गईं। ज़ारा और रोशनी दोनों 18 साल की हो चुकी थी। दूसरी हवेली वालों ने बलि का मुतालबा किया और रोशनी को देखने वहाँ आए। फिर वही हुआ जिसके बारे में मालकिन ने कहा था। वो लोग रोशनी को लेकर नहीं गए। उन्हें खूबसूरत लड़की चाहिए थी, काली कलोटी नहीं। वो लोग एक फूटी कोड़ी भी नहीं लेके गए। मैं इस बात पर हैरान थी, लेकिन इस बात का जवाब 3 दिन बाद हमें मिल गया। जब रोशनी अपने कमरे में मुर्दा पाई गई, वो लोग खून का बदला खून से ले चुके थे। बेटी बदसूरत थी तो क्या हुआ, बेटी तो थी। उन दिनों मालकिन भी खूब रोई थी, आखिर उसने रोशनी को पाला था। मैं भी बहुत रो रही थी कि कभी अपनी बेटी को अच्छे से गले भी ना लगा पाई। मज़ीद कुछ दिन गुजर गए, एक और भूचाल आया। ज़ारा ने मुझसे और शकील से बाबर से शादी करने का कहा था। इस पर हमने फ़ौरन इनकार कर दिया। आखिर हम उसकी शादी उसके सगे भाई से कैसे करवाते, ये तो गुनाह कबीरा था जिसका मुर्तकिब होने का हमें ज़ारा कह रही थी। हम दोनों बहुत परेशान थे। अभी इसी सोच विचार में थे कि ज़ारा घर से भाग गई और हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर गया। उस बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए हमने अपनी बेटी गंवा दी और यह हमारा मुँह काला करके चली गई। आज जब वो अपने शौहर के साथ आई तो मैं ये कैसे देख लेती कि वो अपने ही भाई की बीवी है। बाजी मुझे सारी बात बता चुकी थी। अब वो फूट फूट के रो रही थी। मैं हैरानी से ये सब कुछ सुन रही थी। हमें तो कुछ पता भी नहीं चला। बाजी के दर्द और उनके गम का अंदाज़ा करते हुए मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बाजी को अपने साथ लगा लिया। अगले दिन सुबह सुबह बाजी और शकील भाई हवेली जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने सोच लिया था अब वो कुछ भी नहीं छुपाएंगे और ज़ारा को सारी हकीकत बता देंगे। मैं भी उनके साथ थी। जब हवेली पहुंचे तो सामने ही मालकिन नज़र आ गई, जो मालिक को चाय दे रही थी। आज बाजी का सर झुका हुआ नहीं था। वो उन दोनों के सामने कुर्सी पर बैठी थी और मालकिन से कहा, बेटी तो बचा ली है लेकिन एक गुनाह कबीरा कर बैठी। इस बात पर मालकिन ने अजीब सा मेरी बाजी को देखा और पूछा, क्या हुआ रज़िया, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तो बाजी ने बताया कि ज़ारा ने भागकर बाबर से शादी कर ली। इसकी सगे भाई से शादी कैसे हो सकती है? यह सुनकर मलका ने एक आवाज़ निकाली। अंदर से ज़ारा और बाबर बाहर आए। फिर मालकिन ने कहना शुरू किया, बाबर हमारा बेटा नहीं है, हमारे देवर का बेटा था जिसका इंतकाल एक हादसे में हो गया था और उसकी बीवी भी चल बसी थी। तभी मैंने और अकबर साहब ने बाबर को पाला था। ये हमारा सगा बेटा नहीं है और हमें इनके निकाह का भी मालूम है। इस इंकिशाफ पर मेरी बाजी का रंग अजीब सा पीला पड़ गया। उन्हें तो यह हकीकत नहीं बताई गई थी। सारी ज़िल्लत इन गरीबों के हिस्से में आई। मालकिन ने आज फिर बाजी के कदमों को छुआ था, मगर अब बाजी वहाँ से उठाई थी। सारा रास्ता वो यही सोच रही थी, क्या सारी कुर्बानियाँ गरीबों के लिए ही लिखी हैं? मेरी बाजी ने इस सब में ज़िल्लत ही देखी थी, अपनी बेटी भी खो दी थी। क्या गरीबों का खुशियों पर कोई हक नहीं होता?
अगर यही है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।